नेहा जल्दी जल्दी रसोई के काम निपटा रही थी। आज उसकी ननद रचना मायके आने वाली थी। उसकी ननद मुंबई में रहती थी और नेहा का ससुराल उत्तर प्रदेश में था। मुंबई से उत्तर प्रदेश आने में ट्रेन से लगभग 2 दिन लग जाते थे। इसलिए रचना जल्दी मायके आ नहीं पाती थी और जब आती थी तो 20 से 25 दिनों में ही वापस भी चली जाती थी, क्योंकि वह बच्चों की छुट्टियों में ही घर आ पाती थी। इस बार रचना अपने भाई विकास की शादी के बाद पहली बार मायके आ रही थी, तो उसने अपनी भाभी के लिए भी बहुत सारे उपहार खरीद लिए थे। लेकिन नेहा थोड़ी घबराई हुई थी कि पता नहीं उसकी ननद का स्वभाव कैसा होगा। वैसे तो फोन पर बातचीत करने पर ठीक से बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन सिर्फ फोन पर बात करने और साथ रहने में बहुत अंतर होता है। खैर, रचना घर पहुंच चुकी थी। नेहा ने उसका बड़े ही प्यार से स्वागत किया। दिन भर तो आराम से गुजर गया, लेकिन रात को नेहा को बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी और उसका बदन भी बहुत दर्द कर रहा था। रात होते होते किसी तरह सब्जी के साथ गरम गरम पराठे बना दिए, लेकिन उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। विकास ने उसे देखा तो कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, लेकिन ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, तो मैं ऑफिस जाता हूँ और 2-3 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम तैयार रहना। नेहा ने सहमति में सिर हिला दिया। तब विकास जल्दी से चाय पीकर ऑफिस चला गया। नेहा ने भी चाय पी, लेकिन उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। नेहा ने अपनी सास सुधा जी और ननद को नाश्ता परोस दे दिया था। नाश्ता करने के बाद सास ने अपनी झूठी थाली आगे सरका दी। तब नेहा ने झट से जाकर वह थाली धो डाली, क्योंकि उसकी सास को घर में झूठा बर्तन देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद नेहा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। उसका बुखार पल पल बढ़ता ही जा रहा था। विकास ने फोन करके बता दिया था कि थोड़ी देर में वह घर आने वाला है। जैसे ही नेहा अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, वैसे ही उसकी सास कहने लगी, अरे बहू, तैयार होकर कहाँ चल दी? तब नेहा कहने लगी, मम्मी जी, मुझे रात से ही बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो विकास थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। वह मुझे लेकर अस्पताल जाने वाले हैं। यह सुनते ही सुधा जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, घर के काम अधूरा छोड़कर कहाँ चली जा रही हो तुम? नेहा हैरानी से बोली, मम्मी जी, इतनी बुखार में भी मैंने नाश्ता बना दिया है ना। तब रचना किसी से फोन पर बात कर रही थी, तो सास बहू की बहस सुनकर अपने कमरे में चली गई। सुधा जी ने कहा, बहू, अपनी ननद के झूठे बर्तन धोकर ही अस्पताल जाओ। तुम्हें बुखार है तो क्या घर आई ननद से बर्तन धुलवाकर उसका अपमान करोगी? फिर बहू ने करारा जवाब देते हुए कहा, अच्छा, अगर बर्तन धोने से अपमान होता है तो मैं तो रोज ही सभी घर वालों के झूठे बर्तन धोती हूँ, तो फिर इसमें मेरा भी तो अपमान हुआ ना। और मैं भी मायके चली जाऊं क्या? वहां पर कम से कम मुझे थोड़ा आराम करने को तो मिलेगा। एक तो मुझे वैसे ही बुखार है, मुझसे खाना भी नहीं खाया गया किसी तरह। मैंने आप लोगों के लिए खाना बना दिया तो उसमें भी तमाशा हो गया। आपकी थाली तो मैंने धो ही दी थी। अब रचना दीदी मोबाइल देखते हुए धीरे धीरे खा रही थी और एक प्लेट छूट भी गई तो उसमें क्या आफत आ गई। देखिए, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। यदि रचना दीदी को प्लेट नहीं धोना है तो थाली को ऐसे ही रख दे। बहू का जवाब सुनकर सास का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह गुस्से से कांपते हुए आवाज में बोली, बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? रसोई में ऐसे झूठे बर्तन रखना अच्छी बात नहीं होती है। चलो, एक ही प्लेट की ही तो बात है, जल्दी से धोकर तब अस्पताल चले जाओ, उसमें समय ही कितना लगता है। आज नेहा भी जिद पर अड़ गई थी। वह कहने लगी, अगर ज्यादा समय नहीं लगता है तो क्या दीदी एक प्लेट नहीं धो सकती हैं? सुधा जी कहने लगी, देखो बहू, मेरी बेटी को यह सब काम करने की आदत नहीं है। उसके ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं कि मेरी बेटी के आराम के लिए उन्होंने बर्तन मांजने वाली लगा दी है। मेरी बेटी ससुराल में बर्तन नहीं धोती है, तो फिर मायके में बर्तन क्यों धोएगी? यह तुम्हारा काम है, इसे तुम ही करो। नेहा व्यंग्य से बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दीदी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो बहू के आराम के बारे में सोचते हैं। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मेरे ससुराल में कोई मेरे आराम के बारे में नहीं सोचता। इसका मतलब मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं है ना मम्मी जी? आज आपने अपनी तारीफ खुद के मुंह से ही कर दी है। सुधा जी उसके सामने उठकर खड़ी होते हुए बोली, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है।
ऐसा लग रहा है बुखार तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। अरे मेरी बेटी एक अच्छी बहू है, इसलिए लोग उसका ध्यान रखते हैं। तुम में अच्छी बहू वाले कौन से गुण हैं? बताओ तो जरा। इस वक्त विकास भी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंच गया था। उसने माँ की बात सुन ली थी। माँ की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह झट से बोल पड़ा, आप बिल्कुल सही कहती हो माँ। नेहा में अच्छी बहू वाले एक भी गुण नहीं है, लेकिन एक पत्नी के रूप में यह मेरे लिए आदर्श पत्नी है। मेरी अर्धांगिनी के रूप में यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब यह एक अच्छी बहू है ही नहीं, तो फिर इसे इस घर में रहने की जरूरत भी नहीं है। पति की बात सुनकर नेहा बहुत दुखी हो गई कि उसका पति उसके बारे में यह कैसी बातें कर रहा है। लेकिन अगले ही पल विकास ने कहा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अपनी गृहस्थी अलग कर लेता हूँ। जब इसके रहते हुए आपको बहू का सुख मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इसे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। और मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी के रूप में यह मेरे लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। इसलिए मैं जल्दी ही इसके साथ घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर आप आराम से घर में राज करना, नौकर चाकर रख लेना और अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेना। इतना कहकर विकास नेहा का हाथ पकड़कर उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए निकल पड़ा। रचना भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हक्की बक्की से सारा दृश्य देख रही थी। वह झट से माँ के पास आई और कहने लगी, माँ, आपने थाली धोने के नाम पर इतना बड़ा बवाल कर दिया। अरे मैं तो खुद ही थोड़ी देर में फोन पर बात करने के बाद थाली धोने वाली थी। आपने भाभी को एक झूठी थाली के लिए इतना परेशान क्यों कर दिया? अब देखो भैया भी नाराज हो गए और वे घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बात पर रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं और फिर इंसान एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। आप ही सोचो, जिस बेटे की परवरिश करने में आपने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगा दी, वही बेटा अगर आपका सम्मान ना करे, अपनी पत्नी के साथ गलत होते देखकर उसके मन में माँ के लिए करवाहट उत्पन्न हो जाए, तो क्या यह सब आपको अच्छा लगेगा? किसने कहा था आपको भाभी से लड़ाई करने के लिए? मानती हूँ कि ससुराल में मुझे बर्तन नहीं मांजना पड़ता है, तो मायके में कौन सा दिन भर बर्तन ही मांज रही हूँ। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि भाभी की तबीयत खराब है, वरना नाश्ता भी मैं खुद ही बना लेती। मैं यहाँ पर आऊं तो भगत करवाने नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ अच्छा समय बिताने आई हूँ। और अगर मेरे अपनों को कोई परेशानी होगी, तो मैं ऐसे समय पर उसकी मदद भी कर सकती हूँ। माँ को समझाकर रचना अपनी थाली धोने के लिए चली गई। तब सुधा जी थप से सोफे पर बैठ गई और गहरी सोच में पड़ गई कि आज क्या से क्या हो गया। बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। वह तो शुरुआत से ही बहू पर हुक्म चलाकर रखना चाहती थी, ताकि बहू कभी भी उनके बेटे को भड़काकर उसे इस घर से दूर न कर दे। लेकिन आज तो सुधा जी की खुद की बातों ने ही बेटे को दूर जाने की बात कहने पर मजबूर कर दिया था। उनका जी घबराने लगा और वह बेचैनी से बेटे बहू के वापस आने का इंतजार करने लगी। दोपहर में नेहा जैसे ही घर आई, तो उन्होंने लपक कर उसका हाथ थाम लिया और कहने लगी, बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर ने क्या कहा है? नेहा धीरे से बोली, मम्मी जी, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे टाइफाइड हो गया है। तब सुधा जी कहने लगी, बस बहू, अब तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम बस आराम करोगी, पौष्टिक खाना खाओगी और समय से दवाई लोगी। बाकी सारे कामों की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और रचना ने भी अपनी झूठी थाली धो दी है। मैं ही गलत थी बहू, जो एक थाली के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। रचना ने मुझे समझाया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन देखो, तुम विकास को मना लेना कि वह ये घर छोड़कर जाने की बात दोबारा ना करे। मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। हम लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। बोलो ना बहू, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी ना? नेहा धीरे से बोली, नहीं मम्मी जी, विकास ने गुस्से में बोल दिया होगा। हम लोग आपके बिना कैसे रह सकते हैं? बहू की बात सुनकर सुधा जी ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद से सुधा जी ने बहू के साथ अपना व्यवहार बदल दिया था। माँ के बदले हुए अच्छे व्यवहार को देखकर विकास ने भी दोबारा घर छोड़ने जाने की बात नहीं उठाई। नेहा को भी इस बात की खुशी थी कि अब उसकी सास के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।